देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये कहीं कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। यहाँ से जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन से स्टार्टिंग के, वही यहाँ पर साइड में मैंने किनारे लिखा है कि जब रिवाइज करना हो तो डायरेक्टली बस साइड का पढ़ के आगे चल सको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव लर्न दैट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डी एंड एफ ब्लॉक में जो हमने पढ़ा है कि कैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, वही चीज़ उसने यहाँ पर बताई हुई है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि उन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। हमने दोनों का अलग क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो डबल सॉल्ट होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। The chemistry of coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry. Modern inorganic chemistry का ये बहुत challenging part है. New concept of chemical bonding and molecular structures have provided insight into the functioning of vital component of biological system. ठीक है, ये सब यहाँ पर वही जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है. क्वेश्चन फॉर्मिंग जो टेंडेंसी है वो यहाँ से आएगी इस वाले पार्ट से. Chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 are the coordination compound of magnesium, iron and सल्फर. तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा. क्वेश्चन ये पूछ लेता है डायरेक्टली कि जो क्लोरोफिल है वो किसका मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो क्लोरोफिल किसका है, मैग्नीशियम का है. हीमोग्लोबिन किसका है, आयरन का है. विटामिन B12 किसका है, कोबाल्ट का है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसका कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. सीबीटी में भी पूछ सकते हैं और नीट में भी पूछ सकते हैं. जो अब नया ट्रेंड आया है जिसमें हम मैचिंग वाला करते हैं, ठीक है. जो पिछले साल जैसे मैचिंग के क्वेश्चन आए थे उसमें कोऑर्डिनेशन से ये वाला पार्ट पूछ सकते हैं, ठीक है. Variety of metallurgical process, industrial catalyst and analytical reagent involve the use of coordination compound. यूज पता है कि कौन कौन करते हैं. मेटलर्जिक प्रोसेस में होता है, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट भी होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट भी होते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो फाइंड मैनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है. तो ये वाला पूरा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ ये 3 लाइन है कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 जो है दे आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट, ठीक है. और यहाँ पर जो रियल लिखा है मैंने वो यही चीज़ लिखी हुई है कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन आयरन का है एंड विटामिन B12 जो है दैट इज द कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है. तो डायरेक्टली ये 3 लाइन पढ़ के अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है. यहाँ से डायरेक्टली उसने थ्योरी को स्टार्ट कर दिया है. जैसे हम लोगों ने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो सीक्वेंस सही है कि पहले बेसिक समझो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से लिगेंड्स को क्या होते हैं, एनायनिक केटायनिक लिगेंड्स, ये सब. उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, पहले थ्योरी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है. तो थ्योरी पढ़ लेते हैं. एल्फ्रेड वेर्नर में क्या हुआ था, एल्फ्रेड वेर्नर जो थे वो एक स्विस के केमिस्ट थे. was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compound. तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए उसने समझने के लिए, वो कौन से, वर्नर ही थे, ठीक है. They prepared and characterized a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques, ठीक है. तो उन्होंने कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया, उनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को, और वहाँ से उन्होंने क्या प्रपोज किया, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी. हम प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेगी. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करेगी, ठीक है. तो प्राइम वही लिखा हुआ है. बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, CuCl2, PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 322. प्राइमरी वैलेंसी इसके ऐसे क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है. Cl क्या देगा, -3 देगा. तो x -3 इज इक्वल्स टू 0. तो x क्या आ जाएगा, +3 आएगा. CuCl2 है, यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, 1 Cl का -1, 2 Cl का क्या हो जाएगा,
-2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट है दैट इज इन द +2 कोऑर्डिनेशन स्टेट। जस्ट लाइक दैट PdCl2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 कोऑर्डिनेशन स्टेट में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पर किस में है, 3:2 के रेशियो में। इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट third chloride with ammonia, it was found that some of the chloride ions could be precipitated as AgCl as on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remain in the solution। जो हमने वो टेबल समझी थी जहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे कि लिगेंड कितने अंदर जाएंगे और कितना बाहर जाएंगे, वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि किसी किसी कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस Ag के साथ, तो कुछ कुछ जो होते हैं वो अंदर रह जाते हैं और कुछ कुछ रहते हैं जो लिगेंड बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है। तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इम्पोर्टेंट क्या था, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की, अगर 1 मोल 1 मोल 1 मोल ले, अब जैसे CuCl3 6NH3 है जो येलो कलर होता है, डायरेक्टली तुमसे कलर पूछ सकता है कि CuCl3 जब 5NH3 में होगा तो क्या होगा, 6NH3 में क्या होगा, 4NH3 में क्या होगा, और फिर 4NH3 में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास कितने मोल प्रेसिपिटेट देंगे वो चीज़ बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Cu इससे जो बनाओगी वो क्या हो जाएगा, NH3 6 अंदर रहेगा और Cl3 बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, ये हो जाएगा Cu। ठीक है, ये ब्रैकेट में जाएगा क्या, NH3, और ये NH3 क्या होगा 6 ऐसे, और ये ब्रैकेट मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो Cl होगा वो 3 क्या होगा, बाहर होगा। तो ये जो Cl3 बाहर है वही 3 मोल AgCl का क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब CuCl3 यहाँ पे भी इसको क्या मेंटेन करना है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे भी वो यही करेगा। यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करने के लिए क्या होगा, Cu होगा, देन मेरे पास NH3 यहाँ पर क्या है, NH3 जो दिया हुआ है दैट इज ओनली 5। तो अगर सिर्फ 5 दिया है तो हमें एक Cl और अंदर लेना पड़ेगा, फिर हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड देन Cl2 मेरे पास क्या जाएगा, 2 बाहर जाएगा। तो ये जो 2 Cl2 बाहर आया दैट इज द 2 मोल AgCl। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मेंटेन करना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अंदर मेंटेन करना था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब मेंटेन होगा, जब मेरे पास 6 लीगेंड होंगे। 6 लीगेंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक Cl को अंदर रखना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। तीसरा वाला जो पार्ट है दैट इज क्या है, मेरे पास CuCl3 है, यहाँ पर 4NH3 और ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पर Cu है, ठीक है, अब यहाँ पर NH3 का जो नंबर है दैट इज 4। ठीक है, NH3 का जो नंबर है दैट इज 4। तो यहाँ पर NH3 अगर 4 है तो हमें मेंटेन क्या करना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे Cl2 क्या रहेगा, 2 अंदर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज रहेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर में सिर्फ बाहर क्या रहेगा, एक Cl। तो जो बाहर रहता है वही प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो यहाँ पर ये कितना प्रेसिपिटेशन देगा, 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन देगा। ठीक है, समझ में आया कि हम कैसे करेंगे। अब आखिरी वाला जो है दैट इज CuCl3 4NH3, वॉयलेट कलर बना रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल AgCl आ रहा है, तो इसका तुम बना के भेजना कि क्या होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा हुआ है, these observation together with the result of conductivity measurements in solution can be explained if 6 group in all either chloride ions or ammonium molecules or both remain bounded to the cobalt ion during the reaction and the compounds are formulated as shown in the figure 9.1। अब देखो यहीं पे ये वाली चीज फॉर्मुलेट करके बनाई हुई कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो 9.1 हम पहले समझ लेते हैं। ये वाली चीज समझ में आई कि कैसे कहाँ पे हो रहा है। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना था। उस 6 को मेंटेन करने के लिए हमने कैसे क्या बनाया वो यहाँ पर मैंने शो किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जो क्लोराइड अमोनिया का कॉम्प्लेक्स ऊपर बना है उसी चीज को कि कैसे क्या रेशियो में आया। ठीक है, अब देखो जो पहला था जिसमें हमें मेंटेन करना था 6NH3, जिसमें 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट बाहर बन रहे थे, 3 मोल AgCl बन रहे थे। तो यही चीज तो मैंने बनाई थी कि CONH3 6 अंदर और 3Cl बाहर। तो ये जो 3Cl बाहर है वही 3 मोल AgCl को प्रेसिपिटेट कर रहे थे। तो ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी लिखी है वो कैसे लिखी हुई है कि एक आयन ये वाला जब प्रेसिपिटेट होगा तो एक आयन ये लेके आएगा और 3 आयन ये लेके आएंगे। तो इसका रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, 1:3।
जो दूसरा केस था जिसमें हमने क्या पर्पल कलर पढ़ा है, जिसमें मेरे में NH3 5 अंदर था, तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना था, तो हमने क्या किया, एक Cl को अंदर कर दिया। जब एक Cl को अंदर कर दिया तो मेरे पास बाहर क्या बचा, सिर्फ 2Cl बचा। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेशियो तो क्या हो जाएगा, 1 इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और दूसरा ये आयोनाइजेशन स्फीयर का, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:2। आज हम तीसरा जाएंगे जिसमें मेरे पास NH3 सिर्फ 4 बचा है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, 2Cl को अंदर करेंगे। जब 2Cl को अंदर कर देंगे तो Cl बस क्या बचा है, 1 बाहर बचा। तो यहाँ का अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इसका और 1 इसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या आ गया, 1:1। चौथा जो है उसमें भी सेम यही चीज़ है, यहाँ पे भी NH3 4 अंदर था, तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना था, तो हमने 2Cl को अंदर किया, एक Cl बाहर आ, तो ये भी मेरे पास 1 और ये 1, तो 1:1 का रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा मोल बताओ, या पूछ लेगा प्राइमरी वैलेंसी बताओ, या पूछ लेगा सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, या पूछ लेगा कि ऐसे मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो बताओ। ठीक है, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मेंटेन करना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है उसके अकॉर्डिंग इसको अंदर अरेंज कर देना है, और जो बाहर बचा उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देना है, या उसका रेशियो लिख देना है, या जो मोल पूछा है वो बता देना है। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। घर के अंदर जो है दैट इज द घर के अंदर SV, घर के बाहर वाले प्राइमरी वैलेंसी। दैट मीन्स जो घर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिनोट किया है घर से, तो जो घर के अंदर प्रेजेंट है दैट इज लिगेंड, वो डिनोट कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और जो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, घर के बाहर प्रेजेंट है, दे वर द प्राइमरी वैलेंसी शोइंग। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमने पूरी समझ ली है। अब हम समझते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है इसको समझो। यहाँ पर देखो दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम आ रहा है, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आइडेंटिकल फॉर्मूला है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। प्रॉपर्टी डिफरेंट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, यहाँ पर ये वॉयलेट कलर दिखा रहा है, तो फॉर्मूला आइडेंटिकल है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि CuCl2NH3 Cl नेगेटिव, CuCl2NH3 Cl नेगेटिव, ये क्या है, आइसोमर है, आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, मीजोमर्स हैं, या कुछ भी, एनी हाउ कुछ भी ऑप्शन बना पूछ सकता है। इस वजह से ध्यान रखना कि यहाँ आइडेंटिकल फॉर्मूला है और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दैट इज कलर डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, क्या बोल रहा है, नोट दैट द लास्ट टू कंपाउंड्स इन टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज CuCl3.4NH3 बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। जो मेरे पास ये 9.1 में दिया हुआ है उसमें मेरे पास क्या है, फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। सच कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। NCERT में भी डायरेक्टली मेंशन किया है, तो पूछ सकता है डायरेक्टली कि जो लास्ट के कंपाउंड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्नर्स इन 1898 propounded his theory of coordination compound, the main postulates are। अभी हमने ये तो समझ लिया कि वर्नर्स ने बात किसकी की है, तो वर्नर्स ने बात तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमें याद रखने हैं कि ये किस थ्योरी के अंडर आते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप के लिंकेज मेटल दिखाते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है, the primary valencies are normally ionizable and are satisfied by negative ions। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कैसे होते हैं, नॉर्मली आयोनाइजेबल होते हैं, सेटिस्फाइड कैसे होते हैं, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होते हैं, या बोल सकते हैं एनायन से सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल है, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होते हैं। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है और ये फिक्स्ड होती है एक मेटल के लिए। ठीक है, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल आर कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में, जो आयंस एंड ग्रुप्स होते हैं जो बाउंडेड होते हैं सेकेंडरी लिंकेज से मेटल के थ्रू,
उनके पास कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो करस्पॉन्डिंग करता है तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। जैसे इसने कहा है कि ना कि सेकेंडरी वैलेंसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फिक्स्ड होती है फॉर अ मेटल, वही चीज़ यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट भी करस्पॉन्ड करता है टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड होगा, दूसरे के लिए कुछ फिक्स्ड होगा, तीसरे के लिए कुछ फिक्स्ड होगा, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यहाँ से उन्होंने एक टर्म डिफाइन कर दिया है कि जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयंस। मतलब जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पीशीज बोलते हैं। यहाँ पर देखो मैंने शो किया हुआ है, जैसे CuNH3 Cl नेगेटिव, दैट इज 3Cl नेगेटिव बाहर है, तो जो मेरे पास इसके अंदर है दैट इज ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला। और ये जो 3Cl नेगेटिव जो है दैट इज ऑन द आउटर साइड, ये वाला, उसको हमने क्या बोला, काउंटर आयन बोला, या हम इसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, he further postulated that octahedral, tetrahedral and square planar geometrical spaces are more common in coordination compound। उन्होंने ये भी बताया था कि टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए, ये सारे जो शेप्स है वो ज़्यादा कॉमन है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, 10 CuNH3 3 positive, CuClNH3 5 2 positive, CuCl2NH3 positive are octahedral entities while NiCu4 PtCl4 are tetrahedral and square planar species। यहाँ पर जैसे देखो जो जो चीज़ें इन्होंने थ्योरी में मेंशन कर दी है जो जो कंपाउंड का, उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या ज्योमेट्री है या क्या उनका हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने 3 कंपाउंड को बताया है, CuNH3, CuClNH3 5, CuCl2NH3, इनको ऑक्टाहेड्रल बताया। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कैसे बोला इन्होंने, क्योंकि इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मेरे पास 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इस वजह से इसको क्या बोला है, टेट्राहेड्रल बोला है और स्क्वायर प्लेनर बोला है। टेट्राहेड्रल मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर टेट्राहेड्रल मीन्स हो गया कि यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट इज sp3 आएगा, और स्क्वायर प्लेनर मीन्स क्या आएगा, dsp2 आएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या आएगा, dsp2 आएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर दोनों का सेटिस्फाई अलग अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसका क्या ज्योमेट्री आता है या किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है वो भी हम एक थ्योरी में पढ़ते हैं, और उस थ्योरी का नाम होता है VBT, जो आगे एक्सप्लेन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास NiCO4 है दैट इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दैट इज sp3, और जो मेरे पास PtCl4 है दैट इज dsp2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन दिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल इन द कंपाउंड। ठीक है, तो इसको तो हमने स्टडी कर लिया है कि कहाँ से कैसे बनता है, एक बार फिर से देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। जहाँ से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी वो चीज़ इसने बीच में आकर बताई है थ्योरीज पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोथ डबल सॉल्ट एंड complexes are formed by the coordination of two or more stable compound in stoichiometric ratio। मतलब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस दोनों किससे फॉर्म होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेशियो में होंगे। ठीक है, however they differ in the fact that double salts such as carnallite KCl.MgCl2.6H2O, Mohr salt FeSO4.H42SO4.6H2O, potash alum that is this dissociate into simple ions completely when dissolved in water। मतलब जो सिंपल सॉल्ट यहाँ पर दिए हुए हैं दैट इज डबल सॉल्ट जो दिए हुए हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते इनटू द वाटर। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मेरे पास 2 एग्जांपल दिया है दैट इज FeCN6 4 नेगेटिव
और K4FeCN6। और जो मेरे पास डबल सॉल्ट है उसके 2-4 एग्जांपल्स दिए हैं। पहला कार्नालाइट जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, मोहर सॉल्ट जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, पोटेशियम जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला मेंशन है, और डायरेक्टली एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि डबल सॉल्ट में क्या मेरे पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसमें क्या एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही वर्नर्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम डेफिनेशंस पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो मेरे पास डिटरमाइन करेंगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है दैट इज डिफाइन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल आयन और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल CuCl3NH3 दिया हुआ is a coordination entity in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonia molecules and 3 chloride ions। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है दैट इज द कोबाल्ट। ठीक है, और जो Cl3 एंड NH3 है दे आर द लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 दैट इज द अमीन लिगेंड, Cl3 दैट इज द क्लोराइड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोबाल्ट जो है वो सराउंडेड है 3 अमोनिया से और 3 क्लोराइड से। अदर एग्जाम्पल जैसे उसमें दिए हैं कि ये होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स कुछ नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन का कॉम्बिनेशन दिया है दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट ही उसने किसको डिफाइन किया है? सेंट्रल एटम या आयन को। ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion। मतलब सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है? जो मेरे पास अरेंजमेंट होता है जिसके अराउंड मेरे पास सराउंडिंग एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम और आयन। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम या आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiCl2H2O2 या CuCl3 या FeCN6 3 नेगेटिव में क्या है? Ni+2 स्टेट में है, Cu+3 स्टेट में है एंड Fe जो है वो +3 स्टेट में है। Ni+2 स्टेट में है कैसे पता चला? यहाँ पे Cl2 क्या होता है? -1 होता है, 2 Cl तो -2 हो गया। H2 क्या है मेरे पास? 0 है, तो Ni हो गया x -2 + 0 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2 आ गई। यहाँ पे क्या है? NH3 वही है मेरे पास, क्या है? वो लिगेंड है दैट इज न्यूट्रल लिगेंड है। Cl-1 हो गया, 2 प्लस हो गया, तो Cu x करके सॉल्व करके यही x लेके -1 0 = 2 + 2 ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास FeCN का निकालना है तो Cn पे क्या होता है? -1 होता है, 1 Cn पे 6 है तो -6 हो जाएगा। तो x -6 = -3 क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, तो यहाँ से Fe की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, ये जो मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उसको हम लुईस एसिड्स बोलते हैं, और जो मेरे पास लिगेंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लिगेंड या सेंट्रल मेटल आयन ना बोल के लुईस एसिड और लुईस बेस बोल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि लुईस एसिड क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल आयन्स होते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं? जो मेरे पास लिगेंड्स होते हैं। लुईस एसिड जो होते हैं दे वर द लोन पेयर एक्सेप्टर एंड द लुईस बेस लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर लिगेंड्स के बारे में क्या बोल रहा है? द आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। तो जो सेंट्रल मेटल आयन से बाउंडेड मेरे पास वो है एंटिटी है कोऑर्डिनेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं जैसे क्लोराइड, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2 एंड Hc, और लार्जर भी हो सकते हैं दैट इज दिस एंड दिस। ठीक है, और इवन माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। ठीक है, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डुओ एटम Cl negative H2 and H3 इट इज नोन एज यूनिडेंटेड। मतलब जब एक मेटल से सिंगल डोनर एटम ही वो अटैच रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिडेंटेड बोलते हैं। जब बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम्स रहते हैं जैसे यहाँ पे ये है दैट इज इथेन 1,2 डायमीन। इथेन 1,2 डायमीन को शो करने का ये होता है, मतलब
फॉर्मेट, ठीक है। तो ये लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इथेन 1,2 डायमीन लिखा हुआ है, या ऑक्सीलेटो दैट इज C2O4 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, डाइडेंटेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डोनर एटम है, और जब दो से ज़्यादा डोनर एटम रहते हैं इन अ सिंगल लिगेंड तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे EDTA4 नेगेटिव क्या है, मेरे पास एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि डाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन सा है, यूनिडेंटेट लिगेंड कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन CUET में पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरेटिकल या ऐसी जो लर्निंग लैंग्वेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। It can bind through nitrogen and 4 oxygen atom to a central position. तो EDTA4 नेगेटिव का उसने बताया है कि ये कैसे बाइंड करता है, तो एक नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है थ्योरी के पॉइंट्स में, दैट इज व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 or more donor atoms to bind a single metal ion, it is said to be a chylate ligand। मतलब जब एक से ज़्यादा डोनर एटम्स यूज होते हैं एक बाइंड करने के लिए सिंगल मेटल आयन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइलेट लिगेंड बोलते हैं। द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंटिसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। Such complexes called chylate complexes tend to be more stable than similar complexes containing unidentate ligand। मतलब क्या है, यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर मान लो मेरे पास दो कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, और एक पे मेरे पास जो लिगेंड है दैट इज NC है, और एक जगह मेरे पास लिगेंड है दैट इज C2O4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या अगर हमसे बोलते हैं स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो हम स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा बताएंगे, हम स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिगेंड प्रेजेंट है वो मेरे पास क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है, काइलेशन करता है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी कब इस वजह से होगी, क्योंकि एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो जहाँ पे भी स्टेबिलिटी कंपेयर करवाने को आएगा तो वहाँ पर हम एक फैक्टर ये ज़रूर देखेंगे कि कहीं वहाँ पे जो लिगेंड है उसमें कोई ऐसा लिगेंड तो नहीं प्रेजेंट है जो रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वो कोई ऐसा प्रेजेंट है तो डायरेक्टली उसी की जो मेरे पास स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने इतना समझ लिया, आगे हम क्या समझ रहे हैं, हाँ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लिगेंड विच इज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट जरूर कर लेना कि स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लिगेंड विच ligate through two different atoms is called ambidentate ligand। मतलब अगर एक लिगेंड दो डिफरेंट एटम से लाइगेट करता है तो उस तरह के हम लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल क्या क्या है मेरे पास, NO2 नेगेटिव, HCl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ठीक है। आइदर थ्रू नाइट्रोजन या थ्रू ऑक्सीजन टू सेंट्रल मेटल आयन, और HCN जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो NO2 नेगेटिव नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी से भी कंबाइन कर सकते हैं, और HCN में सल्फर और नाइट्रोजन किसी से भी कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी थी किसके बारे में, लिगेंड के बारे में। अब यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं यूनिडेंटेट बाइडेंटेट की, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट में, यूनिडेंटेट के जो एग्जांपल दिए हुए हैं, डाइडेंटेट के जो एग्जांपल दिए हैं, पॉलीडेंटेट के जो एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शॉर्ट पे मैंने लिख दिया है, यूनिडेंटेट के जो एग्जांपल दिए, डाइडेंटेट के जो दिए और पॉलीडेंटेट के जो दिए हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो पढ़ सकती हो मतलब। तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट में जब रिवाइज करो तो पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े। जो शॉर्ट में जो मेन जो पॉइंट रहते हैं, क्रक्स रहता है किसी भी टॉपिक का, वो डायरेक्टली पढ़ सको, ठीक है। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, वहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें पता ही है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल ion in a complex can define as the number of ligand of donor atoms to which the metal directly bounded रहता है। फॉर एग्जाम्पल PTCl6 है तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। NiNH3 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया। PTNiR 6 and 4 कॉम्प्लेक्स जैसे Fe2C2O4 है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, लेकिन इसका ये ध्यान रखना C2O4 यहाँ पे 3 दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मेरे पास बाइडेंटेट लिगेंड है,
बाइडेंटेट है मतलब इसमें 2 डोनर साइड्स हैं, तो इसका जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो 2 × 3 करेंगे, दैट इज 6। ठीक है, तो CuEn 3 है, तो ये भी मेरे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे भी 3 × 2 करेंगे, दैट इज 6। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ Fe एंड Cu क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिकॉज दे आर डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है CuEn 3 में और जो मेरे पास है FeC2O4 3 में, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्यों है, बिकॉज दे आर डाइडेंटेट लिगेंड। तो असर्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला और रीजन हो जाएगा ये डाइडेंटेट रीजन वाला। आगे चलते हैं इसमें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल coordination number of the central atom या ion is determined by only the number of sigma bond formed by the ligand and with the central atom ion। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट ध्यान रखो कि क्या स्टेटमेंट दी हुई है रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म करता है लीगेंड विद द सेंट्रल एटम उसकी काउंटिंग है। ठीक है, पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को करते हैं। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द लीगेंड द सेंट्रल एटम या आयन और नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखो दो टर्म जो मैंने ऊपर थे, पहला हमने टर्म जो पढ़ा हुआ था दैट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और पहला ही जो डेफिनेशन था कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी मीन्स क्या है, सबको वो कंक्लूड कर रहा है, तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों को कंक्लूड किया जाएगा। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो जो मेरे पास बाहर प्रेजेंट होता है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, या बोल सकते हो काउंटर आयन। ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इंक्लूड किसको करेंगे, जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर एंटिटी है तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों का कंसिडरेशन हमें लेना है, और अगर स्फीयर बोल रहे हैं तो सिर्फ हमें किसको कंसिडर करना है, जो अंदर दो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट स्पीशीज हैं, सिर्फ उनको, काउंटर आयंस को हमें उसमें नहीं लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ई पॉइंट पढ़ने, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो जो एक ब्रैकेट के अंदर कलेक्टिवली प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं। द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जो आयोनाइज हो सकते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, बाहर लिखते हैं स्फीयर के, तो वो उसको हम बोलते क्या है, काउंटर आयंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है K4FeCN6 का, तो जो FeCN6 हैं दे वर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दे वर द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, एंड ऑन द अदर हैंड K4 जो लिखा हुआ है दैट इज द आयोनाइजेबल पार्ट एंड दैट इज द काउंटर आयन। ठीक है, अब आता है मेरे पास F पार्ट दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है, the spatial arrangement of the ligand atom which are directly attached to the central atom ion defines the coordination polyhedron। मतलब जो मेरे पास अरेंजमेंट होता है लिगेंड का अटैचमेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आर ऑक्टाहेड्रन, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रन। मतलब जो बहुत कॉमन मेरे पास क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन प्रेजेंट है, वो मेरे पास टेट्राहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन है और स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे CuNH3 6 है, तो ये मेरे पास 6 है, इस वजह से ये मेरे पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 है तो ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है, ये 4 है तो ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ये है और ये मेरे पास टेट्राहेड्रल, इसका रीजन हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, VBT में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि NiCO4 जो होता है दैट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड PTCl4 जो होता है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेटिवली पूछते हैं कि किसमें क्या ज्योमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बनाया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल है तो मेरे पास 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। टेट्राहेड्रल में 4 है, स्क्वायर प्लेनर में 4 है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 5 रहेंगे। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में मेरे पास 5 रहेंगे। ठीक है, तो 4 जो मेरे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो टेट्राहेड्रल होगा
या वो स्क्वायर प्लेनर होगा। जब 5 रहेगा तब भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी रहती है, या वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगा, वो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, कई बार हमने पढ़ लिया, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs। मतलब वो चार्ज क्या कंटेन करेगा सेंट्रल मेटल आयन, जब सारे ligands रिमूव कर दिए जाएंगे with the electron pairs that are shared with the central atom। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरिकल से। ठीक है, इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CuCN4 3 नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहा है, प्लस बना रहा है, तो हम इस तरह से इसको राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने इसे कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वन क्वेश्चन मान सकते हो कि यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास एग्जामिनर का मूड इजी पेपर बनाने का है तो। ठीक है, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक डायरेक्टली पूछ लेते हैं। क्या होता है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड ओनली टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। सिर्फ एक तरह का ही डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। और जब मेरे पास इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक से कनेक्टेड है देन इट इज होमोलेप्टिक, एक से ज़्यादा से कनेक्टेड है देन इट इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसमें, नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर किसका हमें करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का करना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर करने के मेरे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या हमने पढ़े थे, पहला जो चीज़ ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हम पहली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हम जब नाम लिखेंगे तो हम हमेशा केटायन का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देख के कि इसमें केटायनिक पार्ट कौन सा है। केटायनिक पार्ट जो पॉजिटिव पार्ट रहा। ठीक है, केटायनिक पार्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम केटायन का नाम पहले लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम जब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड को डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड को लिखते हैं, then we have to write the name of ligand। ठीक है, then we have write to the name of ligand। name of ligand में अगर मेरे पास होमोलिप्टिक है तब तो हमें कुछ नहीं सोचना है, अगर हेट्रोलिप्टिक है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं। दैट मीन्स अगर अमीन प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हम अमीन को पहले लिखेंगे। अगर एक्वा प्रेजेंट है और अमीन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, अमीन को पहले लिखेंगे, क्योंकि उसमें AM आ रहा है और एक्वा में AQ आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, देन हमारे पास आता है नेम ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल के नाम में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मेटल के नाम में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, ठीक है, तो जो मेटल का हम नाम लिखेंगे उसमें हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, सफिक्स 8 सफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे फेरस है फेरेट हो जाता है, कॉपर है क्यूपरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो जाता है तो हम नाम जब लिखते हैं मेटल का तो उसमें हम सफिक्स में 8 लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बस क्या करते हैं, यही मेटल का हमें वो लिखना है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप केटायन का और एनायन को आइडेंटिफाई करो। केटायन जो है उसका नाम पहले लिखो। दूसरा स्टेप नंबर ऑफ लिगेंड को लिखना है। तीसरा स्टेप नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। चौथा स्टेप नेम ऑफ मेटल लिखना है। मेटल के नाम में ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास वो नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो उसमें सफिक्स 8 ऐड करनी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया। ठीक है, यही हमको इतना चीज़ ध्यान रखना है नॉमेनक्लेचर में। एक चीज़ और है, हम नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो हम काउंटर आयंस के नंबर को मेंशन नहीं करते हैं। काउंटर आयंस मीन्स क्या है, जो मेरे पास आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। तो जो आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं, और हम काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करते इन द नॉमेनक्लेचर पार्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थ्योरी जो इसमें लिखी हुई है। नॉमेनक्लेचर इज एन इम्पॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिकॉज वी नीड टू हैव एन अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग formulas and writing systematic names। ठीक है, particularly when dealing with isomers, the formulas and names adopted for coordination entity are based on the recommendation of the International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC। तो जो coordination नंबर का फॉर्मेट है लिखने का उसको किसने रिकमेंड किया है, IUPAC ने रिकमेंड किया है। ठीक है,
आगे चलते हैं फॉर्मूलाज एंड ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, देखो, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज शॉर्ट हैंड टूल यूज टू प्रोवाइड बेसिक information about the constitution of the compound in a concise and convenient manner. Mononuclear compound entities contain a single central metal ion. Mononuclear means क्या होता है कि इसके पास कितना नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होगा, एक होगा, दैट इज K4FeCN6 है, दैट इज K4FeCN6 है। तो इसमें Fe क्या है, एक ही सेंट्रल मेटल आयन है, तो वो क्या है, एक मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड है। जब एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयन होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लियर बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या है पता है कि मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हेन राइटिंग द फॉर्मूलाज इन द वो। ठीक है, तो जब मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड रहेंगे दैट मीन्स एक ही सिंगल सेंट्रल मेटल आयन होगा, तब हमको जब नाम लिखना रहेगा तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। पहले तो देखो कि सेंट्रल मेटल आयन है क्या। द लीगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन हमें लीगेंड को किसके ऑर्डर में लिस्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द प्लेसमेंट ऑफ लीगेंड द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट चार्ज। जो लीगेंड पे चार्ज है वो डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा लीगेंड पहले आएगा, कौन सा लीगेंड बाद में आएगा। जैसे इसमें हम समझ सकते हैं NH3 जो है वो NH3 क्या है, न्यूट्रल लीगेंड है, और हमारे पास C2O4 है। ठीक है, C2O4 है, तो ये मेरे पास क्या है, एक बाइडेंटेट लीगेंड है। तो अगर हम चार्ज के बेसिस पे चलें तो ये तो जीरो चार्ज है, इस पे तो -2 चार्ज है। तो हम क्या सोचेंगे, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लीगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट मीन्स NH3 का नाम क्या है, अमीन है, इसका नाम क्या है, ऑक्सिलेटो है। पहले क्या आ रहा है, ए पहले आता है, तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे, NH3 का नाम पहले लिखेंगे। और C2O4 का नाम हम कब लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे। अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग चलते तो ये जीरो चार्ज था तो इसको पहले लिखते, ये जीरो चार्ज था, इस पे 2 चार्ज था तो इसको पहले लिखते, इसको बाद में लिखते। लेकिन हम ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, इस वजह से हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देन वी हैव टू राइट द NH3 कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। पॉलीडेंटेट भी रहेगा तब भी अल्फाबेटिकली लिखते हैं। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड or not is enclosed in square bracket. When ligands are polyatomic, their formulas are enclosed in parentheses. Ligand abbreviation are also enclosed in parentheses. ठीक है, ये सब रूल्स उतने ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन करने आना चाहिए, जो मैंने पीछे बता दिया कि किस तरह से होगा। ठीक है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्पेस नहीं होना चाहिए दोनों को रिप्रेजेंट करने में। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट द of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as a right subscript with the number before the sign, for example this and this। मतलब अगर मेरे पास फॉर्मूला में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के काउंटर आयन का चार्ज हम नहीं लिख रहे हैं तो उसका चार्ज हम कहाँ पे शो करेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट शो करेंगे। ठीक है, द चार्ज ऑन द केटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। जो चार्ज है केटायन का वो बैलेंस्ड हो जाता है चार्ज ऑफ एनायन से। ठीक है, ये उसने मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड के बारे में लिखने का बताया था। ठीक है, दूसरा उसने नेमिंग बताई है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिराइव बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। Thus, the group that surrounds the central atom must be identified in the name. They are listed as prefixes to the name of the central atom along with any appropriate multipliers. The following rules are used when naming coordination compound. Naming के टाइम पे हम कुछ following rules का यूज़ करते हैं। सबसे पहला यहाँ से रूल जो मैंने बताए वो यूज़ आएंगे और यहीं से तुम्हें याद भी रखना है। ठीक है, पहला चीज़ केटायन का नेम हम फर्स्ट लिखते हैं। इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज मीन्स क्या है, ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव लगा है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव लगा है दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लिखाओ, हमेशा हम केटायन का नाम ही पहले लिखते हैं। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल में लिखेंगे बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम या आयन। मतलब मेटल का नाम बाद में, लिगेंड का नाम पहले। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज रिवर्स फ्रॉम राइटिंग फार्मूला। राइटिंग फार्मूला में हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। जब हम फार्मूला राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सेंट्रल मेटल आयन लिखते हैं देन लिगेंड लिखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिगेंड पहले लिख रहे हैं देन सेंट्रल मेटल आयन लिख रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड एंड इन ओ
Those of neutral and cationic ligands are the same except aqua for H2, amine for NH3, carbonyl for CO, and nitrosyl for NO. These are placed with enclosing marks. Prefixes mono, di, tri. Prefix मतलब क्या होता है? जो पहले लिखते हैं. Prefix means क्या होता है? पहले. Suffix means क्या होता है? बाद में. तो जो हम पहले लिखते हैं जैसे मोनो, डाई, ट्राई आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. मतलब कितने लिगेंड प्रेजेंट है उसको डिनोट करता है ये प्रेफिक्स. व्हेन द नेम्स द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रेफिक्स देन द टर्म बिस, ट्रिस, टेट्राकेस आर यूज्ड द लिगेंड टू व्हिच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड पैरेंथेसिस. मतलब अगर मान लो कोई मेरे पास नॉमेनक्लेचर में बाई, ट्राई, टेट्रा जो वर्ड है वो लिगेंड में ही यूज़ कर दिया गया है, तो हम जब उसको लिखेंगे तो हम वहाँ पर बाय, ट्राई, टेट्रा ना यूज़ करके बिस, ट्रिस, टेट्राकेस यूज़ करेंगे. ठीक है. इस स्टेटमेंट का नंबर ये, इस स्टेटमेंट का मतलब ये था. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर है दैट इज NiCl2PPH3 2. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास पहले ही ये ट्राई हो गया. ठीक है. तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम क्या है? PPH3 का नाम होता है PPH का नाम होता है फिनाइल फॉस्फीन. यहाँ पे 3 है दैट इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. ठीक है. यहाँ पे ट्राई पहले ही आ गया तो इसमें हम जब यूज़ करेंगे तो ये 2 इन नंबर है तो हम डाई यूज़ नहीं करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? 2 के लिए बिस यूज़ करेंगे दैट इज बिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. ठीक है. फिर यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में क्या लिखा है? डाई क्लोरोबिस. क्योंकि यहाँ पर 2 लिगेंड प्रेजेंट थे तो हमने क्या ऑर्डर फॉलो किया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है. यहाँ पर क्या था? फिनाइल था और यहाँ पे क्या था? क्लोरो था. तो पहले वर्ड क्या आएगा? क्लोरो आएगा. इस वजह से पहले हमने लिखा है डाई क्लोरो एंड देन दूसरे लिगेंड का नाम लिखा है दैट इज फिनाइल फॉस्फीन. फिनाइल फॉस्फीन 3 इन नंबर था इस वजह से ट्राई लिखा है. 2 इन नंबर था तो ट्राई पहले ही आ गया था इस वजह से हमने डाई ना लिख के बिस लिखा है. समझ में आ रहा है क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पर? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है. यहाँ पर मेरे पास 2 लिगेंड प्रेजेंट है दैट मीन्स हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स था. तो पहला जो यहाँ पर काम है दैट इज हमें लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम फॉलो करें तो Cl का नाम पहले आएगा. Cl कितने हैं? 2 इन नंबर है. तो हमने क्या लिखा? डाई क्लोरो लिखा. अब हमें किसका नाम लिखना है? PPH3 का नाम लिखना है. PPH3 क्या होता है मेरे पास? ये PPH3 सिर्फ लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. अभी किसमें 2 इन नंबर है तो इसमें होना चाहिए डाई, लेकिन इसके नाम में पहले ही ट्राई आ गया इस वजह से हमने यहाँ पर डाई यूज़ ना करके प्रीफिक्स बिस यूज़ किया है. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डाई क्लोरोबिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. लास्ट में हमको मेटल का नाम लिखना रहता है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन दैट इज निकल. और जो इसका मेरे पास आया है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर 2. ठीक है. इस तरह से हमने किसका नॉमेनक्लेचर लिखा है? उसका, जिसमें मेरे पास डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज़ हो जा रहे हैं लिगेंड में ही. ठीक है. फिफ्थ मेरे पास क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल एंड पैरेंथेसिस. ठीक है. तो कोई भी मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो उसको हमें किस में लिखना है? रोमन में ही लिखना है. ठीक है. इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, ठीक है, देन मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट. तो सेम वैसे ही लिखोगे. अगर फॉर एग्जाम्पल Cu इन एग्जाम्पल कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट एंड Pt इज कॉल्ड प्लेटिनम. अगर कैटायन है तो कोबाल्ट को हम कोबाल्ट ही बोलेंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही बोलेंगे. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया है तो हम मेटल के एंड को जो नाम है उसको एंड करेंगे विद द सफिक्स दैट इज 8. दैट इज Cu कोबाल्ट होता है, इसको हम लिखेंगे क्या? कोबाल्टेट. जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फेरस रहता है उसको हम लिखेंगे फेरेट. ठीक है. जैसे ये मेरे पास था CuSCN4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. और यहाँ पर मेटल किस में आ रहा है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ रहा है. तो ये एनायनिक हो गया. एनायनिक हो गया तो सफिक्स 8 लगा देंगे दैट इज कोबाल्टेट. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी. तो नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखने वाली बात बस ये थी, पहला कैटायन का नाम पहले होगा, दूसरा नंबर ऑफ लिगेंड, तीसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, और चौथा अगर नेम ऑफ मेटल मेरे पास एनायनिक में है तो 8 लगा दो, नहीं है तो नहीं लगाना है. ठीक है. सिक्स्थ जो होता है दैट इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन. मतलब जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम सेम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन को लिखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है मेरे पास? कुछ मेरे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ठीक है. तो इसमें मेरे पास क्या है? एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको हम समझते हैं. पहला एग्जाम्पल दिया है CuNH3H2O 3NCl3. देखो, अब देखो इसमें मेरे पास पहला आइडेंटिफाई करो एनायनिक पार्ट क्या है, कैटायनिक पार्ट क्या है. तो Cl मेरे पास क्या है?
एनाइनिक पार्ट हो गया, तो ये मेरे पास ब्रैकेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया। मतलब हमें जब नाम लिखना है तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखेंगे, देन ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है इसका लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें लिखने के लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर दो लिगेंड प्रेजेंट है, एक NH3 प्रेजेंट है, एक एक्वा प्रेजेंट है। तो NH3 में मेरे पास नाम क्या होता है, अमीन नाम होता है, और H2 का नाम क्या होता है, मेरे पास एक्वा नाम होता है। तो अमीन एंड एक्वा, तो किसका वर्ड पहले आएगा, अमीन का आएगा। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, अमीन का नाम लिखेंगे। लीगेंड के नाम से पहले हम नंबर लिखते हैं, तो इसका मेरे पास कितना नंबर है, 3 है, तो ट्राई अमीन। ठीक है, अब मेरे पास कितना H2O है, ये भी 3 है, तो ट्राई एक्वा। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, तो हम क्या मेटल का नाम चेंज करेंगे, मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम Cr को क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। मैंने क्या बोला था कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है उसका हमको नंबर मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, दैट इज क्लोराइड। तो हमें नोमेनक्लेचर में क्या देखना है, सबसे पहले कैटायन एनायन आइडेंटिफाई करो, फिर लीगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरा नोमेनक्लेचर मेरे पास किसका दिया है, CuH2 H2NCH2 दिस एंड दिस। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये कर लो कि ये कुछ और नहीं, इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होगी कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमीन है, डायरेक्टली हमें पता चल गया इस लिगेंड का। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर क्या दिया है, SO4 दिया है। SO4 क्या होता है, मेरे पास नेगेटिव होता है, तो ये अगर नेगेटिव हो गया तो ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम नाम पहले किसका लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट का लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इथेन 1,2 डायमीन। अब यहाँ पर मेरे पास ये कितने नंबर में है, 3 नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। क्यों यहाँ पर हम ट्रिस यूज करें, क्योंकि इसमें पहले ही डाई आ गया, इस वजह से इसको हम लिख रहे हैं ट्रिस 1,2 डायमीन। अब यहाँ पर जो मेटल है दैट इज कोबाल्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो डायरेक्टली कोबाल्ट। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, और इसको हम क्या बोलेंगे, 3 नंबर है, तो हमें नंबर मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम इसको बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। अब ये जो पार्ट लिखा हुआ है वो इसी पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको खुद से करके देखना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल ये 9.2 खुद से करना, जो भी मेरे पास नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। NCERT के जितने भी इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है उसको ज़रूर कर लो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली इंटेक्स्ट का क्वेश्चन ही पूछ ले, बहुत कम चांसेस होता है कि फ्रेम करे खुद क्वेश्चन खुद से। बाकी अगर फ्रेम भी होगा तो वो भी उसी उस पे बेस्ड होगा, कुछ अलग पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9.2 एक्सरसाइज अच्छे से ये एग्जाम्पल देख लेना और क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, मतलब करके भेजना। अब इसमें क्या है, वही है, यहाँ पर मेरे पास नाम दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करके लिखना है, तो ये भी करके भेजना 9.1 एंड 9.2 दोनों। ठीक है, और जो डाउट रहेंगे वो पूछ लेना। अब इसमें दिया है वो आइसोमेरिज्म का पार्ट, तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम पहले देखते हैं थ्योरी कहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर दी हुई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पहले समझ लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नर ने पहले डिस्क्राइब किया था, फिर बाद में LFT दैट इज VBT एंड CFT आया है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, द मेटल एटम और आयन under the influence of ligand can use its N-1d NS NP और ND ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल आयन होता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जब मेरे पास लिगेंड्स और वो मेटल जुड़ते हैं तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, टू yield a set of equivalent orbitals of definite energy such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on. These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding. This is illustrated for the following example. ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, इसके नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, टेट्राहेड्रल लेते हैं,
फिर 4 रहता है तो यहाँ पर DsP2 होता है जिसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। जब 5 रहता है तो उसको हम sp3d बोलते हैं, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेते हैं। जब 6 होता है तो उसको हम sp3d2 बोलते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल होता है। एंड देन 6 होता है तो उसको हम d2sp3 बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो मेरे पास 4 में 2 चीज़ें बनती हैं, दैट इज sp3 एंड dsp2, और 6 में भी 2 चीज़ें बनती हैं, दैट इज sp3d2 एंड d2sp3। ऊपर शायद मैंने 5 में बोल दिया था तो उसको करेक्ट कर लेना कि 6 में मेरे पास 2 बनता है, दैट इज sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा। यहाँ पर दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल ही मेरे पास आता है, लेकिन 4 वाले में मेरे पास वो भी बदल चेंज हो जाता है, दैट इज ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल बनता है एक में और एक में स्क्वायर प्लेनर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया, इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर और द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि, मतलब ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री बाय द नॉलेज ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर और द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इन द डायमैग्नेटिक octahedral complex that is CuNH36, the cobalt ion is in the +3 state। जो मेरे पास ये कंपाउंड है दैट इज CuNH36+3, इसमें जो कोबाल्ट है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6। देखो कोबाल्ट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, +3 दिया हुआ है। हमें पता है जब कोबाल्ट जो होता है वो +2 में होता है तो वो क्या शो करता है, D7 शो करता है। तो वो जब +3 में होगा तो वो क्या शो करेगा, D6 शो करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब मेरे पास कोबाल्ट +3 में यहाँ पर है तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। The hybridization scheme is shown in the diagram. 6 pair of electrons, one from each NH3 molecule, occupy the same hybrid orbitals. Thus the complex has octahedral geometry. यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री ऑब्टेन कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ऑब्टेन कर रहा है। हमने पढ़ा था, एक तो देखो यहाँ पर 6 है तो 2 ही कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, या D2sp3 आएगा या sp3d2 आएगा। ठीक है, तो देखो हम पढ़े थे वहाँ पर क्या कि जब मेरे पास क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन और एक्स होता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेरे पास क्या बनाता है, इनर ऑर्बिटल बनाता है, लो स्पिन बनाता है और डायमैग्नेटिक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी मेरे पास वो डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो जो होना चाहिए था दैट इज यहाँ पे D2sp3 बनना चाहिए था, और वही बन भी रहा है। मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, जो एक्सेप्शन है ना सिर्फ उसको याद करना है, जो एक्सेप्शन नहीं है उसमें तो जनरली हमें पता ही है कि इस केस में ये लगता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है उसको ध्यान रखो कि हाँ यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, इसको अलग से लिख के याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो रूल होना चाहिए था वही फॉलो हो रहा है, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पता है जो मैंने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें D2sp3 आना चाहिए था, और यहाँ पे D2sp3 आ भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दस द कॉम्प्लेक्स हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद D2sp3 एंड अ डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिंस द इनर d ऑर्बिटल दैट इज 3d इज यूज्ड, सो इट इज एन इनर ऑर्बिटल लो स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, पेयर्ड आ गया। अब देखो जो पैरामैग्नेट CuF6 है तो हमें पता है CnOx। अब ये जो X है दैट इज हेलोजन है, तो हेलोजन में मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 है, इसमें हमें पता है आना क्या चाहिए, हायर ऑर्बिटल आना चाहिए, आउटर कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, पैरामैग्नेटिक आना चाहिए। अब देखो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो CuF6 में क्या आ रहा है, sp3d2 आ रहा है, जो हमने सोचा था वही आ रहा है, आउटर ऑर्बिटल आ रहा है, हाई स्पिन आ रहा है, मतलब ये भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब CuNH36 भी एक्सेप्शन नहीं है, CuF6 भी एक्सेप्शन नहीं है, तो इन दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर CuF6 वाला एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। अब इसमें दिया हुआ है दैट इज NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो NiCl4 यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पर जो लिखा है वो सही है, तो इसके अकॉर्डिंग NiCl4 में भी क्या होना चाहिए था, आउटर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, हाई स्पिन आना चाहिए था। 4 है तो या तो sp3 आता या DsP2 आता, तो यहाँ पे हेलोजन बन रहा है, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था sp3, और यहाँ पर आ भी रहा है sp3, मतलब ये भी क्या है, एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड
फॉलो होना चाहिए, वही नॉर्मल ट्रेंड अभी तक के सारे एग्जाम्पल में फॉलो हो रहा है, मतलब कुछ भी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी होगी, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 1s and 3p आर हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 4 equivalent orbitals orient into tetrahedrally. This is illustrated for NiCl4. Here nickel is in oxidation state in the +2, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकल क्या दिखाता है, 3d8 दिखाता है। हाइब्रिडाइजेशन स्कीम दी हुई है, ईच Cl नेगेटिव आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है since it contain 2 unpaired electrons. Similarly अब यहाँ पर दिया हुआ है NiCO4, NiCO4 में भी मेरे पास दो कंडीशन फॉलो होगी, या तो sp3 बनेगा या मेरे पास क्या बनेगा, dsp2 बनेगा। अब जो हमने जनरल फॉर्मूले से पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो dsp2 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो dsp2 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, NiCO4 हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, but it is diamagnetic since nickel is zero oxidation state and contain no unpaired electrons। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बन रहा है, यहाँ पैरामैग्नेटिक नहीं है, यहाँ पर डायमैग्नेटिक है, और Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब क्या है, ये मेरे पास एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन हमें मिल गया एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, दैट इज NiCO4। जो हमने अकॉर्डिंग टू रूल पढ़ा है दैट इज CNOX। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डोनर एटम C है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मेरे पास क्या बनना चाहिए था, लो स्पिन बनना चाहिए था, इनर ऑर्बिटल बनना चाहिए था, और यहाँ पर मेरे पास DsP2 बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रहा है। मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पर डायमैग्नेटिक बनना चाहिए था और डायमैग्नेटिक बन रहा है। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ वो रूल के अलग हुई है, दैट इज DsP2 स्क्वायर प्लेनर की जगह टेट्राहेड्रल बन रहा है। डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की। क्यों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर CO की जो स्टेट है दैट इज 0, और CO की 0 हो गई, इस वजह से निकल भी क्या हो गया, मेरे पास 0 हो गया। तो NiCO4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, डायमैग्नेटिक नेचर में होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होता है, इस वजह से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये डायमैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। तो हमें अभी तक के एग्जाम्पल्स में कौन सा एग्जाम्पल ध्यान रखना था, NiCO4 का एग्जाम्पल याद रखना था, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिज्म शो हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इज DsP2। अब यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होता है उसमें DsP2 इन्वॉल्व होता है, वो हमने ज्योमेट्री से ही समझ लिया था कि जब मेरे पास sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और जब DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है NiCN4 2 नेगेटिव का। NiCN है तो यहाँ पे भी मेरे पास जनरल वाला रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। तो CN है तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बनना चाहिए, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन बनना चाहिए था। अब देखो बन क्या रहा है, हियर निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी भी 3d8 है। हाइब्रिडाइजेशन शोन इन द डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन शोन हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, इनर बन रहा है, लो स्पिन बन रहा है, DsP2 बन रहा है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, विदाउट एक्सेप्शन है, मेरे पास बनना भी यही चाहिए था, बन भी यही रहा है, तो इसको भी हमें याद नहीं रखना है। याद अभी तक सिर्फ कौन सा वाला लिखना है, NiCO4 वाला लिखना है, क्योंकि ये वाला मेरे पास क्या है, एक्सेप्शन है। बनना चाहिए था स्क्वायर प्लेनर, लेकिन बन रहा है टेट्राहेड्रल। ये बनना चाहिए था मेरे पास DsP2 स्क्वायर प्लेनर, वही बन भी रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके बारे में क्या लिखा है, ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिसीव्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ साइनाइड आयन, द कंपाउंड इज डायमैग्नेट इज एविडेंट फ्रॉम द बेस एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। इट इज़ important to note that the hybrid orbitals do not actually exist. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave equation for the atomic orbitals involved. मतलब ये बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन सच में एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता है, वो सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से हमने VBT ख़त्म कर लिया है। VBT में हमने क्या समझा है, VBT में हमने ये समझा है कि अभी तक जितने हमने VBT में एग्जाम्पल पढ़े, क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े, हमने एग्जाम्पल पढ़ा CONH36 का, मैंने एग्जाम्पल पढ़ा CuS6 का, मैंने एग्जाम्पल पढ़ा NiCO4 का, मैंने एग्जाम्पल पढ़ा NiCN4 का। इन सब में सिर्फ हमने एक एक्सेप्शन देखी है, दैट इज NiCO4। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास क्या, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन यहाँ पर बन क्या रहा है, टेट्राहेड्रल। होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, और है भी डायमैग्नेटिक, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री में ही चेंज आया है।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है स्क्वायर प्लेनर की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक में सिर्फ यही एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है। अब ये वाला जो पार्ट है वो अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। जो डाउट रहेगा वो बता देना। ठीक है, और इसमें मेरे पास और वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास और जो वीबीटी के एग्जांपल्स हैं वो बताए हुए हैं। तो ये वाला पार्ट अभी मैं दूसरे पार्ट में बना के भेजती हूँ। ठीक है, यहाँ तक में जो कंफ्यूजन रहेगी वो पूछ लेना। ठीक है।